जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैते चैनल करियर प्रोफेसर बीआर सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज मैं बात करूंगा आपसे ये मॉक टेस्ट हाइपर यूपी ट्रिपल एससी के जो 2023 में जो हमारा एग्जाम होने वाला है, इसमें मैं बात करूंगा आपसे। मैंने बनाया है पुष्पा झुकेगा नहीं और सिलेक्शन रुकेगा नहीं। मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई है। आपके ये 5वें नंबर की टेस्ट सीरीज चली, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको लेके चलूंगा आपके चाहते प्लेटफॉर्म उसी पढ़ाई की पंचायत पर। मैं आपसे बात करूंगा भारत में जो पहला क्वेश्चन निकाला मैंने आपके लिए, ये वाला यहां से मैं बताऊंगा आपको यहां से कि भारत में संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत कब शामिल हो रहा है, यानी वो चार्टर कौन सा है। तो अब मैं बताऊंगा आपको जो यूएनओ है या यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कब अस्तित्व में आ रहा है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान अस्तित्व में आया। आपके 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हमारे यहाँ पर अस्तित्व में रहा है। इस तरह में क्वेश्चन पूछा है भारत कब शामिल हो रहा है, क्या दिसंबर 1945 में या मई 1946 में या अक्टूबर 45 या फरवरी 46। थोड़ा सा मैं इसके इतिहास में ले जाऊंगा आपको हल्का सा, और मैं बताऊंगा आपको कि यूएनओ के चार्टर पर जो हस्ताक्षर हो रहे हैं, भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य राष्ट्र है आपके। और मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर कि 26 जून, यहाँ पर 26 जून 1945 को, यहाँ पर 1945 को, यहाँ मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर 26 जून 1945 को यहां पर भारत ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए अन्य राष्ट्रों के साथ। और जो यूएनओ है यहां पर वो 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में यहां पर अस्तित्व में आया। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। और मैं बताऊं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात, 30 अक्टूबर, यहां पर 30 अक्टूबर 1945 को ये रहा डेट हो रही है आपके। यहां पर आपके बहुत महत्वपूर्ण बात हुई आपके, यहां पर जो चार्टर है उस चार्टर की पुष्टि कहां हो रही है, 30 अक्टूबर 1945 को। और इसकी जैसे पुष्टि हुई तो भारत यहीं पर इसके चार्टर पुष्टि के बाद भारत इसमें शामिल हुआ यहां पर, यानी 30 अक्टूबर 1945 को। इसका आंसर होगा 30 अक्टूबर 1945, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपके लिए अतिरिक्त नॉलेज बताता हूं यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, वो न्यूयॉर्क में। कहां पर है वो न्यूयॉर्क में, आप जानते होंगे। और इस समय यूएनओ में कितने सदस्य राष्ट्र हैं, तो राष्ट्रों की संख्या 193 है। 193 राष्ट्र हैं यूएनओ में आपके। इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी राष्ट्र हैं। 5 स्थायी राष्ट्रों पर वीटो पावर है, और जो 10 अस्थायी राष्ट्र हैं उनका कार्यकाल 2-2 वर्ष का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं यूएनओ के 15 चर्चा करूंगा आपसे तो विस्तार से मैं बताऊंगा कि यूएनओ क्या है, इसकी भूमिका क्या है। फिलहाल यूएनओ पर जो चार्टर पर हस्ताक्षर हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं, वो 26 जून 1945 को हो रहे हैं आपके। और इसको चार्टर को स्वीकृति कब दी जा रही है आपके, वो दी जा रही है आपके यहाँ पर 30 अक्टूबर को। और यूएनओ कब अस्तित्व में आ रहा है, यहाँ पर 24 अक्टूबर को यहाँ पर यूएनओ डे मनाया जाता है। हमारे यहाँ यूएनओ डे कब मनता है दुनिया में, 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, यूएनओ डे मनाया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। उसको आप याद कर लेंगे। इस क्रम में मैंने आपके लिए दूसरा क्वेश्चन निकाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है, क्या वो पेरिस में डब्ल्यूएचओ का, क्या जेनेवा में है, या दुबई में, या लंदन में। आप जानते होंगे विश्व व्यापार संगठन को क्या कहते हैं आपके, डब्ल्यूएचओ। क्या कहते हैं यहां पर, डब्ल्यूएचओ नहीं, इसको आपके डब्ल्यूटीओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इसे डब्ल्यूटीओ कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस डब्ल्यूटीओ कब अस्तित्व में आ रहा है, यहाँ पर ये अस्तित्व में आ रहा है आपका 1 जनवरी, यहां से इंपॉर्टेंट है 1995 को। इसको आप याद कर लेंगे। यहाँ पर ये 1995 में अस्तित्व है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय जिनेवा में, स्विट्जरलैंड का शहर है। कौन सा, जिनेवा, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। तो मुख्यालय पूछ रहा है कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है। मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा जो आपके एग्जाम में नंबर दिलाएगी आपको। जो यूएनओ, जो आपका डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम है यहाँ पर। इस डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या है, डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या है, तो पुराना नाम है इसका गेट, GATT। इसका मतलब होता है ये जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ये सामान्य प्रशुल्क व्यापार समझौता है। और इसका मुख्यालय भी जेनेवा में था, जो स्विट्जरलैंड का शहर है। आपके एग्जाम पूछ रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बता दें जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके जाऊंगा और बताऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्विच चोटे नामक पुस्तक जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वो अमित चौधरी है, सलमान रश्दी है, या अरविंद अडिगा है, या VS नायपॉल है।
तो मैं बताऊंगा आपको ये सलमान रश्दी, इसका सही उत्तर है आपके यानी क्विचोटो। ये क्विचोटे नामक जो उपन्यास है, जो आपका ये नोवेल है, इसके जो राइटर है वो कौन है? सलमान रश्दी है। मैंने बताया पीछे आपको, सलमान रश्दी कई चर्चित किताबें, कुछ विवादास्पद पुस्तक भी है। इनकी एक पुस्तक बहुत पॉपुलर है, सैटेनिक वर्सेस। कौन सी? सैटेनिक वर्सेस। मैं बताया आपको, अभी पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं मैं इसके ऊपर, आपके यहाँ विस्तार से बताया मैंने आपको। सलमान रश्दी बहुत बड़े विद्वान रहे यहाँ पे, और इन कई घटनाओं के चलते इन पर आरोप भी लगते रहे यहाँ पे, और कई लोगों ने नाम पर फतवा भी जारी किया है। अरविंद अडगा बहुत महत्वपूर्ण बुकर अवार्ड मिला इनको, और इनकी पुस्तक है आपके व्हाइट टाइगर। कौन सी? व्हाइट टाइगर। ये पुस्तक पूछी गई है एग्जाम में कई बार। व्हाइट टाइगर का संबंध किससे? अरविंद अडगा से। वीएस नायपॉल की पुस्तक है आपके इन अ फ्री स्टेट। इन अ फ्री स्टेट, इन अ, ये वाला, ये पेपर में पूछी गई है आपसे यहाँ पे। इन ए फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट, ये इनकी किताब है आपके। इसको आप याद कर लेंगे। किसकी है ये वीएस नायपॉल की है। आपको बुकर अवार्ड भी मिला है इसी पुस्तक के लिए, मिला आपको वीएस नायपॉल जी को, और अरविंद अडगा को व्हाइट टाइगर के लिए बुकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बहुत बड़ा अवार्ड है साहित्य के क्षेत्र में। वीएस नायपॉल जी को नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है, आप जानते होंगे। नोबेल भी ले चुके हैं साहित्य का, और आप बुकर अवार्ड भी ले चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका उपन्यास है क्विचोटे, उसके राइटर कौन है? सलमान रश्दी। और मैंने आपको एक पुस्तक इनकी और लिखा दी, सैटेनिक वर्सेस, जो काफी चर्चाओं में। अमित जो चौधरी है, इनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, और आपको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। इसलिए मैं आपके लिए लेके जाऊंगा भारत की मानक यामोत्तर रेखा। आखिर मानक यामोत्तर रेखा क्या होती है? तो मैं बताऊंगा आपको। मानक यामोत्तर का मतलब होता है ये आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी में होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी प्रधान जो आपका मानक जो समय भारत का, वो पूछ रहा है वो कौन सी रेखा है भारत की। क्या वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या 82.5 पूर्वी देशांतर है, या 82-30 है, या 82-50 है? तो अगर सही उत्तर है आपके यहाँ पर 82.5 डिग्री 30 मिनट, ये वाला 82.5 डिग्री ये 30 मिनट है आपके, काफी इंपॉर्टेंट है। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर टाइम है इसका। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके यहाँ से, इसे आप इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे। आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है यहाँ से। 82.5 कितने पर? ये 82.5 डिग्री पर है पूर्वी देशांतर पर। अब मैं बताऊंगा आपको कि भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर जाता है। तो सबसे पहले आपके ये इलाहाबाद के नैनी, कहां से? ये इलाहाबाद के नैनी। मैं आपके साथ एक ऐसी बात साझा करूंगा जो शायद आज तक किसी ने अन्य से साझा नहीं करी होगी। और नैनी में एक मिर्जापुर नाम की जगह है, यहां से ये भारत की मानक रेखा निकलती है, और ये भारत के 5 राज्यों से गुजर रही है। आपके यूपी, आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा, और आपके आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजर रही है। आपके महत्वपूर्ण बात आपके लिए, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय कितना आगे? 5.5 घंटे आगे है भारत का मानक समय। किससे? जीएमटी से। और जीएमटी कहां से गुजर रही है? आपके लंदन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रट लेंगे इसको। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात साझा ये करूंगा कि भारत का जो मानक समय आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो 82.5 पूर्वी देशांतर पर, लैटिट्यूड पर है, यही समय कौन कौन से देश हैं जिनके लिए मानक समय बना हुआ है? तो आप यहां कर लेंगे। ये ऐसे 2 देश हो रहे हैं आपके, एक नेपाल है, इसका मानक समय भी 82.5 डिग्री है। इसके अलावा जो श्रीलंका है, ये वाला, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए, यानी नेपाल और श्रीलंका का भी जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है, जो आपका मानक यामोत्तर समय है, वो कितना है? वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये बात आपसे अब तक किसी ने साझा नहीं की होगी। भारत का 82.5 है ही। भारत के अलावा नेपाल और श्रीलंका का जो मानक समय वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही है। मेरे कहने से आप नोट डाउन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसी बात लेकर आया आपको जो कि सीधी बात नहीं, बहुत टेढ़ी मेढ़ी बात है। सीधी बात में लिखा दी आपके इलाहाबाद के नैनी से। इस बात को आपको हर कोई बताएगा, ये बात आपको नॉर्मल किताब मिल जाएगी। इलाहाबाद के नैनी से मिर्जापुर से भारत का मानक समय लिया गया है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बातें बहुत सामान्य नहीं है, ये बात बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, इन्हें आप रट लेंगे यहां से। इस क्रम में मैंने आपके लिए अगला एक क्वेश्चन निकाला है, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, कौन सी घटना की प्रतिक्रिया भारत छोड़ो आंदोलन, यानी जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, कौन सा मूवमेंट है? जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, यहां पर वो पूछ रहा है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है भारत का, उसकी प्रतिक्रिया क्या वो साइमन कमीशन रिपोर्ट है? तो आप जानते हैं कब हो रही है? 1928। यहां पर
कैबिनेट मिशन प्लान है वो कब आया? 1946 में आया है। क्या बेवल प्लान है? वो 1945 में आया है। यहाँ पर क्या क्रिप्स मिशन है? ये 1942 में आया। इसको देख के आपको लग गया होगा कि हमारा तो क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हो रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन हमारे यहाँ 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त को आरंभ हो रहा है हमारे यहाँ पर। और भारत छोड़ो आंदोलन का नायक कौन है? महात्मा गांधी। जहां करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई का नारा दिया गया। लेकिन यहाँ क्रिप्स मिशन यानी कि भारत में जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया के तौर पर क्या क्या प्रतिक्रिया हुई आपके कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब आप यहाँ देखना नहीं चाहते, आप जाइए भारत को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आप यहाँ से प्लीज गो नाउ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का गांधी नारा दिया और कहा आप यहाँ से जाइए। क्योंकि जो क्रिप्स मिशन है ये कब आ रहा है? मार्च 1942 में आ रहा है यहाँ पर ये स्टेपफोर्ड क्रिप्स। लेकिन क्रिप्स मिशन फेल हो गया आपके, तो क्रिप्स मिशन के बाद ही भारत में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ हुआ। इसको आप रट लेंगे। ये मैंने बताया साइमन कमीशन की रिपोर्ट है आपके। मैंने बताया साइमन कमीशन कब आ रहा है आपके? तो 1928 में आ रहा है। साइमन कमीशन 2 बार भारत में आया आपके। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, ये मैंने आपको इसकी आने की तिथि बताई है। साइमन कमीशन कब आया है? 1928 में आया है। और जो साइमन कमीशन रिपोर्ट आई है वो वर्ष 1930 में आई है। कब आई है? वर्ष 1930 में आई है। अगर रिपोर्ट आएगी कि साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आई है तो कब आई है? 1930 में आई है। इसको आप याद कर लेंगे यहाँ से। और घटना यहाँ पर हुआ है। इस तरह मैं आपको आगे बताऊंगा। जो अगला क्वेश्चन है आपके वो ये है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? क्या वो K2 है, क्या कंचनजंगा है, या कामेत है, या नंदा देवी है? भारत का ऊंचा सबसे पीक पॉइंट पूछ रहा है तो सही उत्तर क्या? K2। क्या उत्तर है? K2 इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और K2 कहां मिलेगा? ये काराकोरम में। कहां मिलेगा? ये काराकोरम रेंज में मिलेगा। यहाँ पे काराकोरम रेंज में मिलेगा। काराकोरम रेंज के अंतर्गत मिलेगा ये कि भारत का सबसे ऊंचा, ये इसे बोलते हैं गॉडविन आस्टिन। K2 कहिए या गॉडविन आस्टिन कहिए, एक ही बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंचनजंगा जो स्थान है कहां पर है? ये सिक्किम में। कहां पर है? ये सिक्किम में स्थित है। इसको याद कर लेंगे यहाँ से कई बार, क्योंकि ये कंचनजंगा ये तीसरी ऊंची चोटी है। सबसे बड़ी ऊंची कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद कौन सी है? K2 गॉडविन आस्टिन। उसके बाद कौन सी है? कंचनजंगा। इन सबको याद कर लेंगे आप लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सही उत्तर क्या है इसका? K2 सही उत्तर है इसका। यहाँ पर ये जो काराकोरम है इस समय, ये वाला पार्ट ये पीओके के अंदर, कौन से अंदर? पीओके के अंदर में आता है। यहां से ध्यान रखेंगे इस बात को। यद्यपि K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मैं आपको बताऊंगा इस तरह में आपके आगे। नई आर्थिक नीति का सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। क्या वो LPG है, क्या वो CNG है, क्या वो LNG है, या PNG है? आप जानते हो इसका सही उत्तर है LPG। क्या उत्तर है? LPG सही उत्तर है इसका। LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, यहाँ पर P से प्राइवेटाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन। ये मैंने आपको 3 वर्ड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण। ये मैंने आपको हिंदी में बताया है। ये हिंदी वाले विद्यार्थी विशेष तौर पर, इंग्लिश वाले लिख लेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है निजीकरण। क्या मतलब होता है? निजीकरण मतलब होता है। और इसके बाद ग्लोबलाइजेशन होता है वैश्वीकरण। क्या मतलब होता है? वैश्वीकरण मतलब होता है यानी कि भूमंडलीकरण। तो 3 वर्ड है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। मैंने पीछे बताया है कई क्वेश्चनों में। इस समय आपके देश के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिंह राव। और देश के वित्त मंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसलिए उसे सिंह राव फॉर्मूला भी कहा जाता है। इसी को भारत में उदारीकरण की नीति के नाम से भी जाना जाता है। यही वो नीति है जिसे देश में नए आर्थिक सुधार भी कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहा जाता है। इनको आप रट लेंगे। ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस तरह में मैं आपको आगे बताऊंगा। जो मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन बनाया है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी, कितनी पूंजी जैसे सरकार के अधिकार में होती है आपके, क्या सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके? तो अगर सरकार के अंडर में आती है, क्या 25% है, क्या 51% है, या 50% है, या 49? आप जानते होंगे अगर सरकार की अधिकारिता में कोई कंपनी आना चाहती है तो कम से कम आपके 51% पूंजी उसके पास होनी चाहिए। यानी अगर 50% पूंजी नहीं है तो वो निजी क्षेत्र में मानी जाएगी, और 50 से ऊपर है तो वो आपके सरकारी अधिकारिता में आ जाएगी। तो मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा आपको, इकोनॉमिक्स के पन्नों से, अर्थव्यवस्था के पन्नों से, तो वहां इस पर चर्चा करूंगा। मैं बताऊंगा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, विनिवेश नीति क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। विनिवेश नीति क्या होती है, बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होती है, और निवेश नीति क्या होती है, इस पर चर्चा करूंगा आपसे। इसके अलावा जो FDI है इस पर चर्चा करूंगा आपको, और FII क्या होता है इस पर चर्चा करूंगा आपको। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और विनिवेश यानी डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है,
इन सारे पहलुओं पर मैं आपसे अर्थव्यवस्था के पन्नों से एक्स्ट्रा चर्चा करूंगा, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। फिलहाल इसका सही उत्तर क्या है? 51%, जिससे सरकार की अधिकारिता आ जाती है। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल आपके नैमिषारण्य, क्या सीतापुर में, अयोध्या में, मुरादाबाद या बलिया में? तो क्या बिल्कुल एग्जैक्ट सही उत्तर है इसका, ये सीतापुर में। कहां पर है ये सीतापुर में स्थित है आपके, यानी कि सीतापुर उत्तर प्रदेश का एक अति महत्वपूर्ण जिला है आपके, बहुत महत्वपूर्ण जिला है आपके सीतापुर। और यहीं पर 88,000, कितने हजार? 88,000 ऋषियों ने तपस्या करी यहाँ पर आपके। ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके, इस क्षेत्र को पवित्रतम माना जाता है। और ये गोमती नदी, कौन सी नदी? ये गोमती नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? ये गोमती नदी के तट पर है। कौन? सीतापुर, जो आपके लिए बहुत बहुत वेरी मोस्ट है, इसे आप यहां से रट लेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, नैमिषारण्य पवित्र स्थान है। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है? क्या वो नाबार्ड है, क्या सिडबी है, या IFCI है, या एक्सिस बैंक है? तो इसका उत्तर बताएंगे आप लोग। इसका सही उत्तर है आपके नाबार्ड। कौन सा? नाबार्ड इसका सही उत्तर है आपके। नाबार्ड का मतलब होता है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य करने वाली। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल, यहां से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल, यहां से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी मतलब होता है कृषि, यहां पे कृषि राष्ट्रीय, यहां से राष्ट्रीय, पूरा बताता हूं आपको, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण ये रहा विकास बैंक। इसको आप याद कर लेंगे यहां से, ये इसका मतलब होता है। और ये बैंक, ये यहां पर विकास बैंक ये वाला, और ये बैंक कब अस्तित्व में आई? ये कब बनी है? 1982 में। इसको आप देख लेंगे 1982 में ये बैंक बनी है। कौन सी? और इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में। कहां मुख्यालय इसका? इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसको भी याद कर लें, यानी भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? उसका नाम है नाबार्ड है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, नाबार्ड क्या है? तो आप बताएंगे नाबार्ड एक बैंक है जो कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए धन देने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था है। इसे कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण विकास पर कार्य करने वाली RBI भी कहा जाता है, यानी कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर मैं चर्चा करूंगा आपसे बाद में। छोटे उद्योगों के लिए कार्य करती है, सिडबी कार्य करती है, IFCI फाइनेंस उपलब्ध कराती है आपके, ये वाली। और एग्जिम बैंक आप जानते हैं, ये वाली एक्सिस बैंक है, जो UTI बैंक का ही नया नाम है आपके, एक्सिस बैंक। इस क्रम में मैंने आपके आगे क्वेश्चन निकाला है। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा इनमें से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया है? क्या आर्थिक नीति असफलता की वजह से यहाँ पर क्या भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा था, या विदेशी मुद्रा भंडार में संकट आ गया था, क्राइसिस आ गया था, या ये सभी? इनका बिल्कुल सही उत्तर है सभी। यानी कि वर्ष 1991 में जो नए आर्थिक सुधार लाए गए, मैंने पहले बताया बार बार, इन्हें राव सिंह फॉर्मूला। मैंने यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये वर्ष 1991 बात हो रही है आपके PV नरसिंह राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने की। और उस समय आर्थिक नीति पूरी तरह चरमरा गई थी, और उस समय रुपए का जो मूल्य है वो बहुत टूट चला था, कमजोर हो चला था, और जो विदेशी मुद्रा भंडार वो ना के बराबर रह गया था। यानी हम विदेशों से आयात करने के लिए सामान हमें मंगाना है तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत अल्प मात्रा में था, अत्यल्प मात्रा में था। इसलिए भारत को ये आपके नए आर्थिक सुधार लागू करने पड़े। इन्हें कहते हैं LPG के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इन्हीं को उदारीकरण की नीति भी कहते हैं। मैंने पीछे बताया आपको। इस तरह में मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन बनाया है, हॉलमार्क लोगो का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? क्या विद्युत वस्तुओं के लिए, कृषि उत्पाद के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, या जेवर के लिए? तो आप जानते होंगे इसका जो सही उत्तर है वो है जेवर। जेवर माने होता है यानी आभूषण। क्या होता है? ऑर्नामेंट्स, आभूषण होता है आपके। जेवर जो होते हैं गांव में जो सोने चांदी का जो चीजें होती है उन्हें जेवर कहते हैं आज भी। और जो हॉलमार्क है इसको अभी अभी 1 अप्रैल यहां से 1 अप्रैल 2023 से इसके मार्का को अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल यानी वित्तीय वर्ष हमारा आरंभ हुआ 1 अप्रैल से। इस फाइनेंशियल ईयर में हॉलमार्क को सोने की वस्तुओं के उत्पादों पर अनिवार्य कर दिया गया है। ये जो मार्का होता है, जो मार्क है, जो हॉलमार्क का, इस मार्क एक त्रिकोणीय, एक त्रिकोण अवस्था में होता है, त्रिकोणाकार होता है। और इसमें संकेतांक होते हैं। जो संकेतांक जो अंक हैं इसमें वो कितने हैं आपके? वो 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? वो 4 अंक हैं, ताकि इससे यह मालूम पड़ती है जो सोने के जो भी आप वस्तु ले रहे हैं आपके वो नकली है क्या असली है। इस हॉलमार्क को लाने का उद्देश्य है सोने की सही पहचान कराना कि सोना असली है कि नकली है।
4 अंक होते हैं, उन अंकों के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं कि आपका सोना कैसा है कैसा नहीं है। आप जानते होंगे शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितने का होता है? वो 24 कैरेट का होता है, यानी इसी को प्राइमरी गोल्ड भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत वेरी मोस्ट। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है, खरा सोना होता है, इसे प्राइमरी गोल्ड के तौर पर भी जाना जाता है। इसको 24 कैरेट के सोने को, और ये हॉलमार्क किसके लिए लाया गया? जेवर के लिए लाया गया, और इसको 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य कर दिया गया है। और इसका जो मार्का है वो त्रिकोणाकार होता है, उसमें संकेतांक के तौर पर 4 अंक बनाए गए, इन्हें आप याद कर लेंगे। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। वे आधार जिन्हें राज्य की नीति का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए, गांधीवादी सिद्धांत का, मौलिक अधिकारों का, समाजवाद का, कि राज्य के नीति यानी राज्य के, ये वाला राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है। इनका आप जानते हो भारतीय संविधान के भाग, यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या उल्लेख हुआ है? डीपीएसपी का। क्या उल्लेख हुआ है? डीपीएसपी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 36 से 51 तक यहाँ पर उल्लेख हुआ है इनका। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डीपीएसपी है जो कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? वेलफेयर स्टेट की स्थापना करते हैं। कौन? डीपीएसपी। और ये हमने कहां से लिए हैं? ये हमने आयरलैंड से लिए। कहां से लिए हमने? ये हमने आयरलैंड से लिए हैं आपके। इनको आप याद कर लेंगे। और इसी में ये दिया गया है कि राज्य की नीतियों का निर्माण, राज्य जब भी नीतियां बनाएंगे तो इन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उनको अपने यहां पर जरूर इस्तेमाल करेंगे। और इसका उल्लेख हुआ है संविधान के अनुच्छेद 37 में। कहां उल्लेख हुआ है? 37 में उल्लेख हुआ है कि राज्य जब भी नीतियां बनाएंगे तो इन डीपीएसपी का जरूर प्रयोग करेंगे। उसी के माध्यम से राज्य एक कल्याणकारी राज्य को स्थापित कर सकते हैं, एक वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना कर सकते हैं। ये संविधान के भाग 4 में निहित है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनमें से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य माने होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या ये भाग 3 में है? क्या ये भाग 4 में है? क्या ये भाग 9A में या भाग 4A में? तो आप जानते हैं मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है भाग 4A में। आप बताएंगे इनको वर्ष 1976 में 42वें, यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, यहाँ पर इंदिरा गांधी पीएम थी उस समय, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इन्हें शामिल किया गया है। और इन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद यहाँ भाग 4A के 51A में इन्हें जगह दी गई है। यहाँ पर 51A में आपके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य यद्यपि बाध्यकारी नहीं है, लेकिन नागरिकों को मिला, ये नागरिकों को लिए दिए गए। नागरिकों को इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे हमारा राष्ट्रगान हो, चाहे हमारा तिरंगा झंडा हो, या हमारे जो भी राष्ट्रीय जो हमारे संविधान के बिंदु वो हो, चाहे हमारा पर्यावरण हो, जीव जंतु हो, या हमारी राष्ट्रीय धरोहर हो, स्मारक हो, वस्तुएं, इन सबका हमें सम्मान करना चाहिए। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करनी चाहिए आपके। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। अगर हमें अपने अधिकारों का बोध है तो हमें कर्तव्यों का बोध भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं जो भाग 3 है इनका संबंध किससे? इनका फंडामेंटल राइट से है, इनका संबंध मूल अधिकार से। जो भाग 4 है बताया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। जो भाग 9A है इनका संबंध कैसे? नगरों से, नगरीय संस्थाओं से। इन्हें नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और जो भाग 4A है इसका संबंध किससे है? मूल कर्तव्य यानी कि एफडी, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंध है इसका। ये देख लेंगे, ये सारे रट लेंगे आप इन बातों को। ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट भी। यहाँ से आप ये भी जानते हैं मूल कर्तव्य की संख्या हमारे यहाँ वर्तमान में कितनी है? 11। कितनी है? 11 संख्या इनकी। और वर्ष 1976 में कितनी थी यहाँ पर? उस समय इनकी संख्या 10 थी यहाँ पर। और 11 कब हुई है? वर्ष 2002 में। कब हुई है? 2002 में हुई है संख्या 11, जो किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा से। यानी शिक्षा का मामला, अभिभावक का कर्तव्य है बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये 2002 में जुड़ी आपके। और मैं एक बार और बता देता हूं, इन्हें 86वें, कौन से? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से 11वें मूल कर्तव्य शामिल किया गया वर्ष 2002 में। उस समय देश के पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 11वां, शिक्षा से जुड़ा हुआ, बच्चों की शिक्षा से। भारतीय संविधान का कौन सा वह अनुच्छेद है? 343, किसके बारे में बात करता? 343। क्या राज्यपाल द्वारा विशेष संशोधन है? क्या भारतीय राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, या संघ की राजभाषा से, या संसद का संविधान से? तो सही उत्तर है इसका संघ की राजभाषा। कौन सा? संघ की राजभाषा। ये 343 कहता है, जानते होंगे जो संघ की राजभाषा है इसका उल्लेख हमारे यहाँ राजभाषा का जो उल्लेख हुआ है हमारे यहाँ, इसके लिए प्रॉपर एक भाग बनाया गया, भाग 17 बनाया गया, उसमें राजभाषा के बारे में उल्लेख हमारे यहाँ हुआ है। और संविधान का अनुच्छेद 343 स्पष्ट कहता है कि भारत में राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी राजभाषा। और जो हमारी लिपि है वो कौन सी होगी? वो देवनागरी होगी। कौन सी होगी? वो देवनागरी होगी। इसको आप रट लेंगे यहाँ से,
संघ की राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है, जो बहुत बहुत वेरी मोस्ट है। और राजभाषा के संदर्भ में हमारे यहाँ कौन सा भाग बनाया गया, स्पेशली भाग 17 में राजभाषा का स्पेशल उल्लेख हुआ। इसको आप रट लेंगे, यहां से भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है यहां से आपके लिए। मैं आपको आगे बताऊंगा आपके क्रम में कि हमारे यहाँ पर इनमें से कौन सा अनुच्छेद, धन का विधेयक जो आपका मनी बिल है, वो कहां परिभाषित हुआ है, कहां डिफाइन हुआ है, इसको तो आप बताएंगे। क्या वो 112 है, क्या वो 110 है, या 111 है, या आपके इनमें कोई नहीं है। तो हमारे यहाँ मनी बिल को कहां परिभाषित किया गया है, तो मनी बिल को हमारे यहाँ अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। इनकी डेफिनेशन धन विधेयक की कहां पर है, 110 में है आपके, आप जानते होंगे। जबकि ऑर्डिनरी बिल का उल्लेख 107 में हुआ, आप जानते होंगे आपके। हमारे यहाँ पर जो अलग अलग पार्ट दिए गए, साधारण विधेयक अलग होता है, धन विधेयक अलग होता है, वित्त विधेयक अलग होता है, संविधान संशोधन विधेयक अलग होता है, परिभाषा अलग अलग है। लेकिन धन विधेयक की परिभाषा कहां पर है, 110 में है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर कौन करते हैं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करते हैं, वही बताते हैं दिस इज द मनी बिल। या कोई अन्य बिल आपके ये 110 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते होंगे ये 112 है जो दिया है, इसका संबंध कहां से, बजट से है। यहां से इसको भी आप चाहें तो यहां से याद कर सकते हैं आपके, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं आपके। और 111 तमाम विधेयकों की स्वीकृति और अस्वीकृति संबंध में, ये जानते हो आप लोग इसके बारे में। और 110 बता दिया मैंने, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है आपके, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा यहां पर इनमें से कौन सा इन धनुष के 7 रंगों में शामिल नहीं है। क्या वो नारंगी है, ये रहा, क्या वो नीला रंग है, या सफेद रंग है, या वो बैगनी रंग है। वो सफेद रंग है आपके, जो इंद्रधनुष में रेनबो में शामिल होता है। आप जानते होंगे हमारे यहाँ ये विबग्योर, क्या बोलते हैं उसको, विबग्योर। इसका फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, यहाँ पर विबग्योर कहते हैं आपके। और इसको आपके बेंजा नी पीनाला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वाला बेंजा, यहां बोल देता हूं बेंजा, ये रहा नीह पीनाला, ये भी इसको बोलते हैं आपके यहां से। इस बेंजा नी पीनाला मतलब होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। यानी ये वॉयलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज और रेड है। सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर आपका ये वॉयलेट है, ये रहा दिखाई दे रहा है आपको। और नीचे कौन सा है, ये रेड है, यानी कि वी फॉर वॉयलेट, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red। और इसको बोलना हो तो ये बेंजा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। बेंजा नी पीनाला, तो कौन सा दिखाई नहीं दे रहा आपको, इसमें से आपको सफेद नहीं दिखाई दे रहा आपके, यानी कि इन धनुष में सफेद रंग शामिल नहीं होता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा अभी आपके ये वाला, इनमें से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। क्या वो CO2 है, क्या वो मीथेन CH4 है, क्या वो आपके ऑर्गन है, या नाइट्रस ऑक्साइड है। तो आप जानते होंगे इसका सही उत्तर जो ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो सही उत्तर क्या क्या, ऑर्गन। कौन सी, ऑर्गन आपके, ये आपके ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जबकि CO2 और आपका मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आपके ये सबके सब कहीं में आती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसों में आती है, यानी कि पर्यावरण को अति हानिकारक, पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली मानी जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस भी कहते हैं इसको, या आप जानते होंगे इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, आप जानते होंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपके आप जानते हैं यहाँ पर, और इसको CH4 के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका सही उत्तर क्या है, ऑर्गन आपके इसमें ग्रीन हाउस में शामिल नहीं है। इस क्रम में मैं आपको आगे ले जाऊंगा यहाँ से। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, क्या वो सोडियम कार्बोनेट का नाम है, या कैल्शियम कार्बोनेट का, या पोटेशियम का, या मैग्नीशियम का। वो पूछ रहा है वॉशिंग सोडा, तो मैं बताता हूं वॉशिंग सोडा या सोडा एस, ये सोडियम कार्बोनेट का ये नाम है, बहुत प्रचलित नाम है आपके। किसे बोलते हैं इसको, इसको सोडियम एस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको सोडा एस भी कहते हैं आपके। यहाँ से ये आपको बताया था मैं आपको, ये जो वॉशिंग सोडा मतलब कपड़ों को धोने का काम में आता है वॉशिंग सोडा, इसको सोडा एस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको सोडा एस भी कहते हैं। इसको सोडा एस भी कहते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र है, यहां कर दूंगा, जो रासायनिक सूत्र है सारा आपको मान में क्या है, जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, इसका जो आपका रासायनिक वो कौन है, वो Na2CO2। क्या होता है, Na2, क्या Na2CO3, ये इसका रासायनिक सूत्र है केमिकल। इसको याद कर लेंगे, Na2CO3 का है, ये सोडियम कार्बोनेट का है। तो आप बताएंगे वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, तो आप बताएंगे सोडियम
कार्बोनेट का। मैं वैसे भी जब साइंस की क्लास लूंगा आप लोगों से तो वहां इस पर विस्तार चर्चा करूंगा। ये इसका बहुत प्रचलित नाम है, किसका? वासन सोडा को, जिसे सोडा एस भी कहा जाता है। ये इसका प्रचलित नाम है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट। इस क्रम में मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर आया हूं। वो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति है, रिटायरमेंट की आयु है? क्या वो 60 वर्ष है या 65 वर्ष है या 58 है या 62 है? तो इसका सही उत्तर है जो सुप्रीम कोर्ट में वो पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय यानी हमसे सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 124 में हुआ। कहां हुआ है? 124 में हुआ है। तो 65 वर्ष इनकी रिटायरमेंट की आयु आप जानते होंगे। जबकि जो हाई कोर्ट के जज हैं, कौन से हाई कोर्ट के, इनके रिटायरमेंट की आयु कितनी है? 62 वर्ष। कितनी है? 62 वर्ष है आपके, जो आपको शायद याद आ गई होगी। आपके हाई कोर्ट में 62 वर्ष आयु है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की आयु क्या है? 65 वर्ष है। लेकिन अगर इनको इससे पहले हटाना हो, रिटायरमेंट से पहले, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया एज लाइक प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, और उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे 124 के 4 में हुआ है। यानी इनको हटाना हो समय से पहले तो इसका उल्लेख 124 के 4 में हुआ है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु क्या है? 65 वर्ष है, जबकि हाई कोर्ट के लिए 62 साल है। और इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये आपके माइंड में आ गई होगी आपको। ये बहुत, इनको हटाना बहुत टेढ़ा काम है आपके। यानी इनको हटाने के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, इन दोनों को हटाने के लिए हमारे यहाँ पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन हाई कोर्ट के जजों की जो रिटायरमेंट की आयु है वो 62 साल है, और सुप्रीम कोर्ट के जज है उनकी आयु 65 साल है। इसको रट लेंगे। जबकि इसको लेकर कई बार विवाद होता रहा है। हमने सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कहां से चुराया है? काफी हद तक हमने इसको अमेरिका से लिया है, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को और व्यवस्थाओं को। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम क्या है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का संघीय न्यायालय, जो कि वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में स्थापित हुआ था। कब उसकी स्थापना जो हुई हमारे यहाँ, कब अस्तित्व में आया हमारे यहाँ? यानी हमारे यहाँ संघीय न्यायालय का जो प्रोविजन है कब आया है? वो वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और फेडरल कोर्ट को ही हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना गया। और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया है? यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ से। और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने जज हैं? वर्तमान में 34 जज है, 33 + 1 यानी 34 जज हैं। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़ है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं थोड़ा सा। चंद्रचूड़ है, ये देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनको आप रट लेंगे। DY चंद्रचूड़ वर्तमान में CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और सुप्रीम कोर्ट का कहां उल्लेख हुआ है? 124 में उल्लेख हुआ है। आज मैंने बहुत सारा विश्लेषण आपको कराया है। ऐसा ही विश्लेषण मैं अगले वीडियो में आपको लेकर आ रहा हूं, नई वीडियो में। और इस चैनल पर आप लगातार बने रहेंगे और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे ताकि मेरी बातें घर घर तक पहुंच सकें। आपके आज की इस पंचायत में इतना ही। आप खुश रहिए और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप लोग प्रणाम, नमस्कार।